सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को पढ़ना शुरू किया था कि मार्क्सवादी संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य जो मार्क्स, डेरेनडॉर्फ आदि के द्वारा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख मान्यताएं। डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष अथवा मार्क्सवादी को अनिवार्य सामाजिक तथ्य बताया है, क्योंकि आज के हम औद्योगिक समाजों में संपूर्ण सामाजिक जीवन हितों एवं स्वार्थों से प्रेरित होते हैं, जो कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। और डेरेनडॉर्फ के अनुसार इस संघर्ष परिप्रेक्ष्य में 4 प्रमुख मान्यताएं हैं। उनमें सबसे पहला वह यह कहते हैं कि हर समाज सदैव परिवर्तन की प्रक्रिया के अधीन रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हर समाज में संघर्ष सदैव पाया जाता है, सर्वव्यापी है। ये बात अलग है कि यहाँ सहयोग की मात्रा अधिक होती है, संघर्ष की कम होती है, लेकिन फिर भी संघर्ष हमारे समाज में हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक समाज सदैव मतभेद तथा संघर्ष प्रदर्शित करता है। तीसरी चीज़ वह कहते हैं कि समाज का प्रत्येक तत्व इसके विघटन एवं परिवर्तन के लिए योगदान देता है, क्योंकि समाज के ही जो तत्व हैं वही इसको परिवर्तित करते हैं या इसको विघटित करने में अपना योगदान देते हैं। और चौथा जब वह कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों पर अन्यों द्वारा बाध्यकारिता पर आधारित होता है। इस तरह से डेरेनडॉर्फ ने 4 प्रमुख मान्यताओं की बात की है। 19वीं शताब्दी में मार्क्स तथा एंगेल्स ने वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया था और इसके पश्चात सीमेन ने समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य संघर्ष का विश्लेषण किया, जिसको लुईस ए कॉजर ने आलोचनात्मक प्रतिस्थापन कहा है। इन विद्वानों के अतिरिक्त डेरेनडॉर्फ, गाल्टून, कॉलिंस, ड्यूक, बैकहार्ट, समनर, ओपनहीमर, एल्टन मेयो, लॉकवुड इत्यादि विद्वानों के नाम इस परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। यहाँ हम अब मार्क्सवादी बनाम समाकलन परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्यों को समाकलन परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि इनमें समाज की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य एवं संतुलन पर बल दिया जाता है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना एवं प्रकारों के आधार पर किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य की यह मान्यता है कि सभी व्यवस्थाओं की संरचनाओं में अनेक अंग होते हैं जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है, और ये अंग विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए संपूर्ण व्यवस्थाओं को बनाए रखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था को एक संतुलन के रूप में माना जाता है, जिसके विभिन्न अंग अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही जब किसी एक अंग में परिवर्तन होता है तो वह दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। इस परिप्रेक्ष्य द्वारा किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले परस्पर संबंधों एवं उनके प्रकारों या भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह परिप्रेक्ष्य विभिन्न व्यवस्थाओं की तुलना करने में भी सहायक होता है। डेरेनडॉर्फ के अनुसार इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, प्रत्येक समाज तत्वों की अपेक्षाकृत स्थायी एवं सतत संरचना है। हर समाज में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्थायी होती हैं और लगातार चलती रहती हैं, आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। दूसरी बात कह रहे हैं वह कि प्रत्येक समाज तत्वों की सुव्यवस्थित संरचना है। हम सभी जानते हैं कि जब तक व्यवस्था बनी रहती है तब तक उस समाज का विकास होता है, और हर समाज के जो विभिन्न अंग हैं एक दूसरे के साथ सुव्यवस्थित तरीके से
वहाँ संयोजित रहते हैं। तीसरी बात वह क्या कह रहे हैं कि समाज में प्रत्येक तत्व का कुछ न कुछ प्रकार्य होता है, अर्थात यह इसे एक व्यवस्था के रूप में बनाए रखने में योगदान प्रदान करता है। हर अंग का कोई ना कोई कार्य होता है और वह अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए ही जो समाज की व्यवस्था है उसको बनाए रखने में अपना क्या देते हैं, योगदान देते हैं। और चौथी बात है, प्रत्येक प्रकार्यात्मक सामाजिक संरचना अपने सदस्यों के मूल्यों में मक्तेक्य पर आधारित है। जो हमारी सामाजिक संरचना है वह अपने प्रकार्यों को करते हुए सदस्यों के बीच में जो मूल्य हैं उनमें कभी मतभेद भी होता है, कभी उनमें सामंजस्य भी होता है और आपसी विचार विमर्श पर ही वह आधारित होती है। समाकलन परिप्रेक्ष्य एवं संघर्ष परिप्रेक्ष्य की उपयुक्त विवेचना से ही दोनों परिप्रेक्ष्यों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समाकलन परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। प्रथम अर्थात समाकलन परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, राष्ट्रीय एकता, राजनीति की आत्मनिर्भरता और वर्ग संयोग पर आधारित होता है, जबकि द्वितीय अर्थात संघर्ष परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, राजनीति के सामाजिक आर्थिक आधार, श्रेणी संघर्ष की अनिवार्यता और अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य हितों और स्वार्थों, प्रलोभन और दमन, विभेदीकरण और भेदभाव, विरोध एवं तनाव, सामाजिक व्यवस्था में असंगठन और आंतरिक विरोध पर बल देता है, जबकि संगठनवादी या समाकलन परिप्रेक्ष्य सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले आदर्शों और मूल्यों, वचनबद्धता, संगठन और एकता, पारस्परिकता और सहयोग तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के संगठन एवं एकीकरण को अधिक महत्व प्रदान करता है। इस तरह से हमने मार्क्सवादी बनाम समाकलन परिप्रेक्ष्य को देखा। यहाँ हमने एक चित्र के द्वारा उसके द्वारा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है कि पहले क्या होगा, सभी सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वह अपना एक संयोजन प्रकट करती हैं। उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे जहां हम देख रहे हैं कि साधनों के वितरण में असमानता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम अगर साधन उपलब्ध हो रहे हैं, और जितना उत्पन्न हो रहा है हम आगे देख रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, साधन को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और जिसका परिणाम क्या हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन होता है। इस तरह से हमने इस चित्र के माध्यम से आपको एक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझाने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक समीक्षा। प्रत्येक चीज़ जो भी आती है वह अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों को लिए हुए होती है, और उसी तरह से मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की भी आलोचनाएं की गई और वह निम्न रूप में की गई हैं कि प्रत्येक परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। यदि एक ही घटना का अध्ययन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से किया जाए तो निष्कर्षों में हमें भिन्नता तो देखने को मिलेगी, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, विभिन्न व्यक्तियों का सोचने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह से विभिन्न परिप्रेक्ष्य के द्वारा अध्ययन करना भी अलग अलग होगा, ये स्वाभाविक है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य संघर्ष परिस्थितियों को अधिक महत्व प्रदान करता है तथा इस परिप्रेक्ष्य की सहायता से अनेक विद्वानों, जिनमें कार्ल मार्क्स का नाम सबसे प्रमुख है, ने समाज का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है। डेरेनडॉर्फ ने इस परिप्रेक्ष्य द्वारा आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष की व्याख्या प्रस्तुत की और इनके अनुसार समाज की बाध्यकारी प्रकृति सत्ता संबंधों को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिका हितों पर आधारित संगठित संघर्ष समूह विकसित होते हैं, और इसलिए जहाँ कहीं भी संगठन होगा वहीं पर संघर्ष की संभावना भी रहेगी, और इनके अनुसार सामाजिक जीवन स्वाभाविक रूप से संघर्षात्मक है। हमने जब अभी इसके अर्थ को देखा था, हमने समझा था कि संयोग और संघर्ष
दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो कि सदैव साथ साथ चलती हैं, लेकिन जहाँ सहयोग की अधिकता होती है तब हमें वहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं दिखाई देती है, तो संघर्ष हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तविकता यह है कि संघर्ष भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण सहयोग होता है। ये दोनों हमारे जीवन के लिए स्वाभाविक हैं, और स्वाभाविक रूप से हम देखें तो व्यक्ति का अपना जीवन समाज में इन दोनों ही स्थितियों से अर्थात संघर्ष को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। संघर्ष परिप्रेक्ष्य का विकास यद्यपि मुख्य रूप से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया गया है, परंतु ये संघर्ष की अन्य परिस्थितियों को समझने में सहायक है, और इसके द्वारा हम मौलिक संघर्ष स्थितियों का वर्गीकरण, समाजीकरण और शिक्षण, क्रांतिकारी और संधि परिस्थितियों, शक्तियों के आदर्शों और व्यवस्थाओं से संबंधित विविध प्रकार की अन्य समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ पर संघर्ष परिप्रेक्ष्य विविध प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुआ है, वहीं पर यह परिप्रेक्ष्य अन्य परिप्रेक्ष्यों की तरह पूर्णतः दोष रहित नहीं है, और इनमें सामाजिक वास्तविकता के केवल एक पक्ष अर्थात संघर्ष को ही महत्व दिया गया है, और उसी पर बल देते हुए अध्ययन करने की बात कही गई है। और इसी के परिणाम स्वरूप इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक अध्ययन परिस्थितियों में पाई जाने वाली एकता की उपेक्षा करते हैं, और जहाँ पर संघर्ष विद्यमान ही नहीं है वहाँ पर भी संघर्ष को खोजने का प्रयास करते हैं और खोज निकालने की कोशिश में कामयाब होते दिखाई देते हैं। और भारतीय समाज में हम संघर्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा अधिक अध्ययन नहीं हुए हैं, अतः भारतीय समाज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता एवं व्यवहारिकता के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह पाना कठिन है। अधिकांश भारतीय विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया है, और संघर्ष परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में बढ़ती जा रही है, तथा अन्य परिप्रेक्ष्यों की तरह एक निश्चित रूप से यह भी उपयोगी सिद्ध होगा। और डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई एवं आर.के. मुखर्जी ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। धन्यवाद।